नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज 5 अगस्त के जो भी एडिटोरियल है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे इस सेशन में। रेफरेंस लिया है हमने द हिंदू का और देखेंगे क्या पहला एडिटोरियल या ओपिनियन है। पहला जो आर्टिकल है वो कहता है ये है ये जो करंट अफेयर्स में भी हमने कवर किया। डोनाल्ड ट्रंप ने जो H1B वीज़ा पे जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं उसके बारे में क्या कहते हैं, ऑथर क्या कहते हैं इस पे। ये कहते हैं कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने चीप लेबर को रोकने के लिए H1B वीज़ा पे जो बैन लगाया है और रिस्ट्रिक्शंस लगाई है, इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट या बहुत ज़्यादा फ़ायदा यूएस इकोनॉमी को नहीं होगा। और ये भी कहते हैं कि अप्रैल 2020 में व्हाइट हाउस ने ग्रीन कार्ड जो यूएस में रहता है, जो वीज़ा के बाद अगर आप का नेक्स्ट प्रोसेस है, उसको सस्पेंड कर दिया था। और उसके बाद में जून 2020 में इमिग्रेशन क्रैकडाउन करते हुए एक्सटेंड कर दिया था। जो नए H1B वीज़ा है उसके प्रोसेसिंग को स्टॉप कर दिया था। उसी के तहत अब एक नया डिसीजन आया है कि जो फेडरल जॉब्स है उसमें H1B वीज़ा होल्डर्स जो है उनको नहीं उनको रिक्रूट किया जाएगा। सो बेसिकली एडिटोरियल ये कहता है कि नवंबर 3 को जो इलेक्शन हो रहा है उस इलेक्शन के हिसाब से इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि इकोनॉमिक इश्यूज यूएस में हैं। अराउंड 18 मिलियन अनएम्प्लॉयमेंट जो है जॉबलेस लोग हैं उसमें। और ये भी ऑथर का ये भी कहना है कि मिस्टर ट्रंप जो है वो लगातार जो डेमोक्रेसी है वो डेमोक्रेसी के लिए उनका जो ये पूरा टर्म रहा उसमें काफ़ी इश्यूज रहे। और फैब्रिक ऑफ कह रहे हैं डैमेज हैज़ बिन डन टू द फैब्रिक ऑफ अमेरिकन सोसाइटी और पोलराइजेशन। सो इन चीज़ों के लिए पिछले 4 साल में इन चीज़ों के लिए इन इश्यूज़ के लिए ट्रंप को ये जिम्मेवार ठहराते हैं। और इनका ये मानना है कि सिर्फ H1B वीज़ास को बैन करके जो नवंबर का इलेक्शन है उसमें कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। और चूँकि बिकॉज ऑफ कोरोना, इकोनॉमिक इश्यूज़ एंड जो बेसिक सोशल इश्यूज़ और सोसाइटल इश्यूज़ हैं यूएस में, उसकी वजह से उनको ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये एडिटोरियल में जो ऑथर है उनका ये कहना है। नेक्स्ट एडिटोरियल है हमारा लैंग्वेज ऑफ यूनिटी। ये एडिटोरियल बात करता है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें 3 लैंग्वेज फार्मूला जो सजेस्ट किया गया है उसके बारे में है। ये बात करता है जो कल की न्यूज़ थी जो इस चैनल पे हमने कवर भी किया था कि जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है उन्होंने भी जो तमिलनाडु में अपोजिशन पार्टीज़ है उन्हीं के तर्ज पे ये कहा है कि तमिलनाडु में 2 लैंग्वेज फार्मूला ये जारी रहेगा। और सेंटर को इसमें रीलुक करने के लिए कहा है। हिस्ट्री बता रहे हैं ऑथर इसमें कि किस तरीके से हिस्ट्री जो है हिस्ट्री में पास्ट में हिंदी का जो इम्पोज करने की जो कोशिश है उसको तमिलनाडु में हरदम अपोज किया गया है। और जो ड्राफ्ट आया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का उस समय भी तमिलनाडु में जो पॉलिटिक्स है वो काफ़ी ज़्यादा हीटअप हो गई थी 3 लैंग्वेज फार्मूला को लेके। और जो न्यू फाइनल जो पॉलिसी है उसमें भी इस चीज़ को इंक्लूड किया गया है 3 लैंग्वेज फार्मूला को। लेकिन सेंटर का ये कहना है कि किसी भी भाषा को उसको इम्पोज नहीं किया जाएगा। और क्या कहता है ये आर्टिकल ये कहता है कि इसमें ये कह रहे हैं तमिलनाडु में जो जवाहर नवोदय विद्यालय है वो भी सेटअप करने की इसमें अनुमति तमिलनाडु में नहीं है। और जो अन्नादुराई थे 1968 में उन्होंने 2 लैंग्वेज फार्मूला तमिल एंड इंग्लिश का उसको लेके आए थे। और इंग्लिश ये बात कहते हैं कि इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लिंक लैंग्वेज। और आईटी सेक्टर हो चाहे जॉब सेक्टर हो, टेक्निकल नॉलेज के लिए इंग्लिश की फ्लुएंसी वो इम्पॉर्टेंट है। और इसीलिए इंग्लिश और तमिल से वो कंफर्टेबल है। एक जो काउंटर व्यू है इसी आर्टिकल में काउंटर व्यू ये दे रहे हैं कि तमिलनाडु में जो हिंदी सीखने से जो लोग हिंदी सीखना चाहते हैं नेशनल लिंक लैंग्वेज, जैसे कुछ लोग नेशनल लिंक लैंग्वेज बोलते हैं,
तो हिंदी जो लोग सीखना चाहते हैं उनको दिक्कत हो रही है बिकॉज ऑफ जो ये इम्पोजिशन है टू लैंग्वेज का। तो उसमें ऑथर का ये कहना है कि वॉलेंटरली हिंदी सीखने से कहीं भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और जो नंबर ऑफ सीबीएसई स्कूल तमिलनाडु में जिसमें हिंदी पढ़ाई जाती है वो भी इंक्रीज हुए हैं। और ये भी कह रहे हैं कि दक्षिण भारत हिंदू प्रचार सभा बेस्ड इन चेन्नई, जो चेन्नई में बेस है, 102 साल पुरानी जो संस्था है उसके जब 100 साल हुए थे तो ये बताया था कि तमिलनाडु में ही 73% एक्टिव हिंदू प्रचारक साउथ इंडिया में जो टोटल है उसमें से 73% तमिलनाडु में ही है। सो इनका बेसिकली ये कहना है कि टू लैंग्वेज पॉलिसी को रहने दिया जाए और हिंदी जो वॉलेंटरली सीखना चाहते हैं उनके लिए सीबीएसई स्कूल्स हों चाहे बाकी जो सेंटर्स हैं वो तमिलनाडु में अवेलेबल है। इंग्लिश से वो कंफर्टेबल है बिकॉज इनका ये मानना है कि इंग्लिश जो है वो लिंक लैंग्वेज है, वो जॉब में मदद करती है और ग्लोबल लैंग्वेज है। सो ये इनका कहना है इस आर्टिकल में। सो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और ये जो लैंग्वेज इशू है इस पे कल भी हमने आर्टिकल किया था, कल भी सेशन में ये पॉइंट था और आने वाले दिनों में भी ये इशू आते रहेगा। तो हम अपने आंसर्स को और इसको इम्प्रूव करते रहेंगे। क्या है आज 5 अगस्त है। आपको याद होगा कि लास्ट ईयर आज ही के दिन 370 और 35A इनको ख़त्म करने के लिए, इनको रिमूव करने के लिए बिल आए थे। तो इसमें हम कई आर्टिकल हमारे हैं जो कि उसके बारे में ही बात करते हैं। ये आर्टिकल क्या कहता है, रिकिंडल कश्मीर लॉस्ट एंड रियल कनेक्ट। सो बेसिकली ये आर्टिकल जो है ये प्रोफेसर है जेएनयू में अमिताभ मट्टू जी, ये लिख रहे हैं, ये इस तरीके से आर्टिकल लिख रहे हैं कि किस तरीके से जो कश्मीर के जो लोकल पीपल हैं, जो लोकल लोग हैं, किस तरीके से उनका रोल थ्रू आउट कश्मीर के डेवलपमेंट में रहा है, कश्मीर के सोसाइटी में रहा है। अलग अलग एग्जाम्पल्स वो कोट कर रहे हैं। ऑपरेशन जिब्राल्टर में कोट कर रहे हैं कि किस तरीके से उस समय जो कश्मीरी जो लोग थे, कश्मीरी कुछ नौजवान थे, उन्होंने किस तरीके से उसको फॉइल किया था। उसी तरीके से वो बात कर रहे हैं कि सोवियत के समय में जिस समय पे 1955 के दौरान, कोल्ड वॉर के दौरान जो वेस्टर्न वर्ल्ड है लेड बाय अमेरिका, वो चाहते थे कि उसमें जनमत संग्रह, प्लेबिसाइड जिसे बोलते हैं, वो कश्मीर में कराने को, जिससे कि कश्मीर का इशू डिसाइड हो सके। लेकिन जो उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे पंडित नेहरू जी, उन्होंने सोवियत के जो प्रीमियर थे उनको बुलाया था और उनको श्रीनगर में ले जाके प्ले दिखाया था। और उसके बाद में ये आर्टिकल ये कहता है कि उसके बाद में जो प्रीमियर थे ही वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड एंड ही अनाउंस दैट JNK इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। और उसके बाद जो भी कश्मीर से रिलेटेड यूनाइटेड नेशन में जो भी उसमें इश्यूज आए तो उसमें सोवियत संघ के द्वारा वीटो किया गया। और उसी तरीके से बांग्लादेश वार में जो लोकल्स उनके द्वारा रोल प्ले किया गया। इन बातों को ये कहते हैं और ये इससे कंक्लूड करते हैं कि किस तरीके से जो इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन पीपल टू पीपल इंटीग्रेशन वो इम्पॉर्टेंट है कश्मीर में, और सिर्फ ब्यूरोक्रेसी से नहीं होगा और लोगों को भी जोड़ना पड़ेगा। सो ये आर्टिकल मोर और लेस ये बातें करता है। नेक्स्ट आर्टिकल है, ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि ये जो है ये गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव है। इसके साथ ही हम जो अगला आर्टिकल है उसको भी लेंगे। पहले हम ये देखेंगे वायलेटिंग ह्यूमन राइट्स इन द वैली। सो ये आर्टिकल जो है ये फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं मदन बी लोकुर जी, इन्होंने अपनी बात रखी है। इसमें ये बात रखते हैं कि किस तरीके से 370 और 35A के रिमूव करने के बाद में जो हालात बने हैं उसमें ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं। क्या क्या पॉइंट्स इन्होंने रखे हैं? इन्होंने पॉइंट्स रखे हैं हाउस अरेस्ट, कि जिस तरीके से आपको ध्यान होगा कि कई लीडर्स अंडर हाउस अरेस्ट किए गए थे। सो ये बात करते हैं कि जो
वो है नॉर्मल रूल है, किसी भी क्रिमिनल मैनुअल में हाउस अरेस्ट की बात नहीं की गई है, बट गवर्नमेंट जो है वो एम्पावर है कि किसी भी बिल्डिंग या हाउस को एज अ सब जेल बनाए। सो उसी के तहत अगर किसी के घर को अगर वो सब जेल गवर्नमेंट अनाउंस करती है तो उस घर में जितने भी लोग हैं वो सब अंडर हाउस अरेस्ट हो जाते हैं। सो आर्टिकल में इनका ये कहना है कि जब हाउस अरेस्ट हो जाते हैं, किसी भी घर को एज अ सब जेल किया जाता है तो उसमें कंपनसेशन पे करना होता है उस प्रॉपर्टी का। तो गवर्नमेंट जो है कश्मीर में वो कंपनसेशन पे नहीं कर रहे हैं। और ये भी ये बात कर रहे हैं कि किस तरीके से असम और नॉर्थ ईस्ट में, स्पेशली मिज़ोरम की वो बात कर रहे हैं कि किस तरीके से काफ़ी जो लैंड है ड्यूरिंग इंसर्जेंसी वो ले लिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। और वहाँ पे यही सब एक्टिविटीज़, हाउस अरेस्ट एंड अदर एक्टिविटीज़ के लिए उसको प्लान किया गया था। उसमें भी कंपनसेशन के लिए पेटिशन जो है वो डाला गया था। सो ये बेसिकली इनका कंसर्न ये है कि जो घर जो डिटेंशन के लिए यूज़ किए गए हैं हाउस अरेस्ट के लिए, उनका कंपनसेशन पे किया जाए। उसी के बाद बात करते हैं, वो कर रहे हैं कि इमरजेंसी के दौरान जो लागू हुआ था इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, उस समय टूरिस्ट रिजॉर्ट्स को दिल्ली में सब जेल के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया था। सो ये एक हाउस अरेस्ट की बात करते हैं। दूसरी ये बात करते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात। प्रिवेंटिव डिटेंशन में ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट के बारे में बात करते हैं कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है इनको लागू करके प्रिवेंटिव डिटेंशन किया गया है। एंड इनका ये कहना है कि इट्स अ ड्रैकोनियन लॉ, बट इसमें सुप्रीम कोर्ट के कई गाइडलाइंस हैं और वो गाइडलाइंस को फॉलो ना हो तो ये लॉ में लागू करने में या इसको कंटिन्यू करने में प्रॉब्लम भी रहती है। सो बेसिकली इनका ये कहना है कि इसको जो है जुडिशियसली, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है, इसको जुडिशियसली और ध्यान से इसको जो भी लोग हैं जिन पे भी ये लगाया जा रहा है उन पे लगाया जाए और ड्यू डिलीजेंस और एप्लीकेशन ऑफ माइंड इसमें रहे। दूसरा इसका पहलू क्या है? दूसरा ये कह रहे हैं कि ये बात कर रहे हैं, इसी तरीके के डिस्प्यूट्स की ये बात कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म इनका इन्हीं चीज़ों को लेके है। और इसी को डिटेल में ये बता रहे हैं जो जो सिक्योरिटी एक्ट है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है उसके बारे में और फर्दर उनका क्रिटिसिज्म है। एंड फर्दर ये बात करते हैं ह्यूमन राइट वायलेशन की ये बात करते हैं कि किस तरीके से जो चिल्ड्रन है, जो बच्चों को जो सफ़र हो रहा है, बच्चे सफ़र कर रहे हैं, वो ह्यूमन राइट वायलेशन के अंडर आता है। एंड देन ये बात करते हैं 4G और 2G की, कि किस तरीके से 4G जो है, 4G का बेनिफिट जो है इंटरनेट का, वो कश्मीर वैली में उपलब्ध नहीं है और 2G अभी भी चल रहा है। तो 2G से इनका ये कहना है कि जो मेडिकल प्रोफेशनल है वो अपनी पेशेंट की काउंसलिंग नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे जो है वो पढ़ाई करने में जो ऑनलाइन क्लासेस है वो नहीं कर पा रहे हैं। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरवीन किया है, लेकिन कोई कंक्रीट इसमें इस 2G और 4G को लेके कोई कंक्रीट इसका आंसर नहीं मिल पाया। एक कमेटी गठित कर दी गई थी लेकिन उसमें कुछ वो नहीं आया। लेकिन इसमें काउंटर व्यू ये है कि जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी की वजह से 4G का इस्तेमाल जो है उससे टेररिस्ट जो है उनको मदद मिल रहा था और इसीलिए गवर्नमेंट का ये था कि 4G को इसीलिए स्टार्ट करना कश्मीर में प्रॉब्लम है। लेकिन इनका ये कहना है, ऑथर का ये ध्यान देने योग्य बात है कि 4G लागू होने के बावजूद भी कई चीज़ों को ब्लॉक किया जाता है। जैसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी वेबसाइट्स हैं, इनको सक्सेसफुली बैन किया गया है। उसी तरीके से जो टेररिस्ट एक्शन है उनको भी ब्लॉक कर सकते हैं 4G होने के बावजूद भी। और एंड में ये कहते हैं कि इसको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि व्हाट वी हैव अचीव्ड एंड ह्यूमन राइट वायलेशंस को लेके ये बात कह रहे हैं। नाउ ये इन्होंने क्रिटिसिज्म जो था ये इन्होंने बताया। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल सी द गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव। अभी गवर्नमेंट की तरफ से जी किशन रेड्डी जी हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स, ये क्या कहते हैं हम ये देखेंगे। इनका ये कहना है, ये स्टार्ट करते हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से। जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है उनका पॉइंट ये दे रहे हैं कि एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं होंगे, दैट वी कांट हैव 2 कॉन्स्टिट्यूशन, 2 प्राइम मिनिस्टर एंड 2 फ्लैग्स इन वन कंट्री। और ये बात कर रहे हैं कि किस तरीके से 35A जो डिस्क्रिमिनेशन है 35A के तहत वो निकल के आया
कि जो किस तरीके से अगर एक महिला, एक कश्मीरी महिला अगर वुमेन है, अगर वो शादी करती है जो कश्मीर के रेसिडेंट, JNK का रेसिडेंट नहीं है, तो उसका जो रेसिडेंट का राइट है वो ख़त्म हो जाता था, प्रॉपर्टी का राइट था वो ख़त्म हो जाता था। सो ये बताते हैं कि 35A जो है वो डिस्क्रिमिनेटरी है, और इस पे जो है कोई भी, इनफैक्ट कोर्ट ने भी कोई वो निर्णय देने से मना कर दिया। दूसरा इन्होंने ये बता रहे हैं कि इस तरीके से ये जो वुमेन है उनके प्रति ये अनफेयर था। नेक्स्ट ये पॉइंट उठा रहे हैं कि जो दलित वाल्मीकिस थे जो अमृतसर और गुरदासपुर से वहाँ पे 1957 में गए थे कश्मीर में एज अ सफाई कर्मचारी, उनको भी, वो भी इनएलिजिबल थे गवर्नमेंट जॉब के लिए, और जो डेजिग्नेटेड ऑक्यूपेशन है उसी को करने के लिए वो फोर्स थे। सो ये दो क्रिटिसिज्म, एक वुमेन का और एक दलित वाल्मीकिस की जो कंडीशंस थी वो 35A के तहत डिस्क्रिमिनेटरी थी और उनको राइट्स नहीं मिले थे। ये एक इम्पॉर्टेंट दो उन्होंने कारण बताए हैं, इस 35A को क्रिटिसाइज़ किया है। फिर उसी तरीके से ये 370 को भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, किस तरीके से ये जो प्रॉब्लमेटिक था, ये बता रहे हैं कि कई लॉ जैसे 377 लॉ इंडियन पिनल कोड में स्टक डाउन कर दिया गया, लेकिन चूंकि रणवीर पिनल कोड JNK में चलता था तो ये 377 सेक्शन जो है वो स्टक डाउन नहीं हुआ था। उसी तरीके से जो इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो इम्पोर्टेंट एक्ट है, जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, ये सब एक्ट जो पहला जो अर्स्टवाइल स्टेट था, JNK स्टेट था, उसमें लागू नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ 370 आर्टिकल्स। तो ये इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया और रीज़न बताया कि क्या था। फिर आगे ये कहते हैं कि जो करंट जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये स्टेप लिया और इसको जो है 370 एंड 35A इसको रिमूव किया। और बेनिफिट क्या दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से लगातार हम क्रिटिसिज्म जो थे वो हम देख रहे थे। ये गवर्नमेंट ने अपना पर्सपेक्टिव रखा है, सो जितने भी स्टूडेंट्स हैं इसको स्पेशल ध्यान देंगे। क्या इसके बेनिफिट बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि एक ट्रांसफॉर्मेशनल डेवलपमेंट पूरे रीजन में ये अशर इन हुआ है। मैनी डिस्ट्रिक्ट इन JNK आर नाउ टेरर फ्री हो चुके हैं JNK के कई डिस्ट्रिक्ट्स, और कई डिस्ट्रिक्ट्स में कोऑर्डिनेटेड जो टेररिज्म के खिलाफ वो एक्शन चल रहा है। जो JNK के और लद्दाख के जो रेसिडेंट है, अब वो भारत के जो बाकी एरियाज है उन्हीं के तरह वो भी एस्पायर कर सकते हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ है उनके लिए। और कई इसमें स्कीम्स भी लॉन्च की गई है। नेशनल सेफ्रॉन मिशन लॉन्च किया गया है अराउंड 3500 हेक्टेयर लैंड में सेफ्रॉन कल्टीवेशन के लिए। और इसी में एक इम्पॉर्टेंट ये है कि सेफ्रॉन को जो है, आपको ध्यान होगा न्यूज़ तो, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है, GI टैग उसको मिला है, जिससे कि एक्सपोर्ट में उसको फ़ायदा होगा। उसी तरीके से बिजली, सड़क, पानी के इश्यूज़ हैं, बेसिक जो इश्यूज़ हैं उनको किया जा रहा है। एक और ये पॉइंट बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बता रहे हैं कि जो एक प्रोजेक्ट है उड़ान स्कीम के तहत जम्मू कश्मीर के 11 एयरपोर्ट्स और लद्दाख के 2 एयरपोर्ट्स उनको टेकअप किया गया है, और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी को इम्प्रूव करने के लिए 2 एम्स हॉस्पिटल और 5 नए मेडिकल कॉलेज उसके खोलने की वो खुले हुए हैं। हेल्थ सेक्टर इससे इम्प्रूव होने की बात कह रहे हैं। ये आयुष्मान भारत स्कीम के तहत बेनिफिट मिलने की बात कर रहे हैं, और कोविड-19 के तहत भी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है रीजन में वो काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। आगे क्या बात करते हैं? आगे बात करते हैं कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स ये बात करते हैं ग्रास रूट डेमोक्रेसी की, 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, कि किस तरीके से ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का इलेक्शन 2019 में हुआ, एंड रिकॉर्ड इसमें टर्नआउट रहा, और उसके बाद में जो ग्रास रूट लेवल पे जो लोग चुन के आएंगे वो अच्छा काम करेंगे, ऐसा उम्मीद कर रहे हैं। और बात करते हैं कि आर्टिकल जो ये है, दोनों आर्टिकल हटाने से इनिशियल कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है, और फ्यूचर में भी जो है इसी तरीके से और काम करने की आवश्यकता है गवर्नमेंट की तरफ से। ये हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स थे, और जी किशन रेड्डी जी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव आज के एडिटोरियल में हमने कई एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव देखा, जिसमें अंकुर मट्टू जी का जो ये कह रहे हैं कि किस तरीके से जो कश्मीर के लोग हैं JNK के,
वही लोग मिलके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और जो न्यू दिल्ली और कश्मीर के बीच में एक ब्रिज का काम कर सकते हैं। एक आर्टिकल हमने देखा क्रिटिसाइज करते हुए ह्यूमन राइट्स के इश्यूज पे, और अगला आर्टिकल हमने देखा कि किस तरीके से गवर्नमेंट को इससे आर्टिकल 370 और फैट 35A में क्या प्रॉब्लम्स थे और क्या बेनिफिट हुए हैं और आगे क्या रोड अहेड है। सो ये हमारा एक कंप्लीट एनालिसिस था आज के एडिटोरियल का हिंदू का, और ये इससे जो भी हमारे मेंस की आंसर राइटिंग है उसमें ये हेल्प करेगा। सो इसका आज का जो एडिटोरियल है, ये एडिटोरियल हमने कवर किया, इसको यहीं पे ऐड करेंगे। थैंक यू।